अच्छा अच्छा, यहाँ आओ साहब, ताया अबू ने कहा और औरतों को अपनी बातों में व्यस्त छोड़कर मुझे अपने साथ लेकर वहां से चल दिया। तब उसने कहा, शिहाब, हमें इस गंदगी को साफ करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई बाधा नहीं होती, तो मैं इसे बहुत पहले ही साफ कर चुका होता। इसका क्या मतलब है अनुमति नहीं है? इस ओर, बेटा, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। इस बारे में यहाँ के लोगों में से किसी से मत पूछिए। कुछ बातों के विस्तार में जाना उचित नहीं है। यह मेरा आपसे अनुरोध है। लेकिन एक बात और बता दूं, जो कुछ भी है वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस कृपया आ जाओ, ताया अबू ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। उनका अंदाज बड़ा निराला था और मुझे ऐसा लगा कि वे भी हीरा और सुल्ताना की तरह किसी अचेतन भय के शिकार हो गए हैं। हालांकि मुझे यह एहसास होने लगा था कि कई नहरों से घिरे इस भव्य परिसर में सिर्फ 3 या 4 लोग नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ एक रहस्यमय जीव भी रहता था और यहाँ उसका एकाधिकार था जिसे तोड़ना आसान काम नहीं था। इसके लिए चुप रहना जरूरी था। हीरा और सुल्ताना ने भी यही कहा था और ताया अबू ने आज भी यही बात कही थी। लेकिन चूंकि मैं यहाँ के वास्तविक सत्य से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं उनसे सहमत नहीं था और मैंने इस बात को अपने दिल में दबा लिया। उसी समय सरफराज भाई उस हिस्से की ओर आते दिखे जो हमारे लिए तैयार किया गया था और जहां एक सनसनीखेज घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। भाई जान का चेहरा लाल हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर खुद भाई जान की तरफ बढ़ा। बाकी लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने भाई जान से संपर्क किया, तो उन्होंने जिज्ञासु स्वर में कहा, साहब, इधर आओ। मुझे दूसरे कोने में ले गए और बोले, मैं अभी इस तरफ आया हूँ। हाँ, मैंने देखा है। आपको एक अजीब बात बता दूँ, बाहर के कमरे में खून के बड़े बड़े धब्बे हैं और खून एकदम ताज़ा है। पता नहीं वहाँ क्या हुआ। साथ ही खून से लाल एक पीतल का फूलदान, उसे तिपाई पर बिठाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी को घायल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो। यह चक्र क्या है? तुम आकर खुद देख लो कि खून बिल्कुल ताज़ा है। मेरे पूरे शरीर में शीतलहर दौड़ गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने भाई को सारी स्थिति बता दूं? मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, नहीं, और मेरे साथ फिर से वही स्थिति हो गई। दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। यह वही आवाज थी जो मैंने तीसरी बार सुनी थी और मैं यह निर्धारित नहीं कर सका कि यह पुरुष है या महिला। यह वाणी विशेष अवसरों पर मुझे अपना आदेश सुनाती थी। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने कहा, कोई जानवर आदि हो सकता है। आपने देखा है कि बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? पूरा घर बिल्लियों से भरा पड़ा है, लेकिन बिल्लियां किसी को चोट पहुँचाने के लिए फूलदान का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जरा चलकर देखिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। मैं पहले तो थोड़ा हिचकिचाया और फिर मैं अपने भाई के साथ चला गया। मैं उन खून के धब्बों का रहस्य जानता था। मुझे फूलदान पर लगे खून के बारे में भी पता था, लेकिन जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा, मैं तय नहीं कर पाया कि अपने भाई को क्या बताऊं। वैसे भी हम अनुभाग में प्रवेश कर गए और भाई जान मुझे सीधे उस कमरे में ले गए जहां इस अशुभ और रहस्यमय प्राणी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। भाई जान ने प्रवेश किया और उत्साही स्वर में कहा, देखो, जरा इधर उधर देखो। लेकिन फिर वे यह देखकर चकित रह गए कि उन्होंने किस ओर इशारा किया था। अरे, मैंने यहाँ उन जगहों को देखा। अरे, यह क्या है? वे जमीन पर झुक गए और फिर वह झट से अपने स्थान से उठा और उस पीतल के कलश की ओर दौड़ा। लेकिन फूलदान भी पूरी तरह पारदर्शी था। उसने उसे उठाकर देखा और फिर उन्होंने सीटी बजाते हुए अपने होठों को सिकोड़ा। इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती।
मैं पूरे होशोहवास में यह कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ खून के धब्बे देखे और फूलदान देखा जो खून से लाल था। नहीं बाबा, ये तो खोपड़ी में नहीं आ रहा। किसने साफ किया इन धब्बों को? सफाई के कोई निशान नहीं है। कुछ तो रहना ही था। भाई, क्या आपने लाइट जलाई? हाँ आदमी, वे मुझे केवल प्रकाश में दिखाई दे रहे थे। यह चक्र क्या है? मुझे क्या कहना चाहिए? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। सरफराज भाई काफी देर तक विचार में खड़े रहे और फिर गर्दन हिलाते हुए बोले, छोड़ दो यार, यहाँ कई दिक्कतें हैं। चलो वापस चलते हैं। मैं चुपचाप अपने भाई के साथ बाहर आ गया। माली बाबा क्यारियों में काम कर रहे थे, जबकि बाकी लोग अंदर चले गए थे। मैं सरफराज भाई के साथ मामा के कमरे में पहुंचा। ताया अबू, हीरा और सुल्ताना तो मौजूद नहीं थे, लेकिन दानिया मम्मा के पास बैठी थी। हम दोनों वहां जाकर बैठ गए। माँ ने कहा, तो आप लोगों ने अब क्या सोचा? मैं यहाँ काफी संतुष्ट हूँ और बहरीन जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब हम यहीं रहेंगे। परिवार के अन्य लोगों की भी तलाश करें। हो सके तो इस टूटे परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जीवन के लिए रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो अपनों से बिछड़ना पसंद करते हैं। आपका कार्यक्रम सरफराज क्या है? मामा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। श्री जहीर हुसैन के यहाँ जो कागजात आदि प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि हमें अपने लिए कुछ ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो उचित पारिश्रमिक पर हमारे लिए काम कर सकें। माशा अल्लाह, यह एक महान सेटअप है। आपको सब कुछ देखना है। मैं सोच रहा था कि पहले बहरीन चला जाऊं या यहाँ का प्रबंधन किसी को सौंप दूं। देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। तुम्हारे पिता भी इन सभी मामलों को स्वयं संभाल रहे थे। जरूरत महसूस होती तो यहाँ ऑफिस वगैरह बना लेते। जहीर हुसैन साहब भले आदमी हैं, अस्थायी रूप से इन मामलों को उन पर छोड़ दें। आपको लगता है कि हम यहाँ आर्थिक रूप से बेहतर तरीके से रह सकते हैं, तो बहरीन जाना बिल्कुल बेकार है। आप बस अपना प्रभार किसी और को देने के उद्देश्य से वहाँ जाते हैं। यह एक नैतिक कर्तव्य भी है। मैंने यही सोचा है मामा। सबसे पहले मैं इन लोगों को बता दूं कि मेरा पाकिस्तान से लौटने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें पापा और मेरी जगह नए लोगों को चुनना चाहिए। हम अभी बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और ताया अबू अंदर आ गया। नादिर खान ने फोन किया है, इसे लो और उनसे बात करो। उसने मोबाइल फोन सरफराज भाई की ओर इशारा करते हुए कहा। सरफराज भाई और मैं इस संबंध में उत्सुक थे। नादिर खान ने पापा की हत्या के बारे में कुछ सनसनीखेज खुलासा करने के लिए ये संपर्क किया होगा।